कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि यदि आरक्षण मिला तो उस वर्ग को पहले मिलेगा, इसको बाद में मिलेगा। आर्थिक रूप से हुआ तो राजपूतों के पास तो 2 बीघा 3 बीघा भी जमीन है, दूसरी समाज के पास जमीन नहीं है तो उनको पहले मिलेगा। तो आरक्षण की जो प्रणाली है, किसी भी आज भी किसी को आरक्षण मिला है तो जातिगत रूप से है। तो जब जातिगत रूप से आरक्षण है तो उस विशेष जाति को ही आरक्षण मिलता है। आप हम सब आरक्षण से वंचित हैं। तो हमारी जो लड़ाई है वो आर्थिक आधार पर आरक्षण है, और जब आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा तो हर उस गरीब को आरक्षण का लाभ मिलेगा जो वास्तविक रूप में गरीब है। और हमारी लड़ाई भी यही है कि अमीरों और गरीबों को बराबर न करते हुए अलग अलग दायरे में लड़ाया जाए, कि गरीब के साथ गरीब कंपटीशन करे, अमीर के साथ अमीर कंपटीशन करे। एक लेवल के लोग जब एक साथ लड़ते हैं, पहलवानों में भी जब कुश्ती होती है, पहलवान लड़ते हैं तो 56 किलो वजन ग्राम के साथ ही 56 किलो लड़ता है, 50 वाला 50 के साथ लड़ता है, 70 वाला 70 के साथ लड़ता है। पर यहाँ ऐसा है कि एक करोड़पति व्यक्ति आरक्षण का फायदा उठा के जो एक गरीब दलित व्यक्ति है उसके साथ फाइट करता है और वो स्वतः ही जीत जाता है। क्योंकि यदि 30 किलो वाले पहलवान को 70 किलो वाले पहलवान से लड़ाया जाएगा तो वो वैसे ही 30 किलो वाला हार जाएगा। वैसे ही एक गरीब व्यक्ति एक अमीर व्यक्ति के साथ यदि किसी कंपटीशन एग्जाम में फाइट करेगा तो वैसे ही हार जाएगा। तो हमारी मांग है कि जैसे कि हमारा स्वर्ण समाज का भाई है, पिछड़ा समाज का भाई है या ST/SC का भाई है, यदि वो सब गरीब हैं तो उनको एक साथ एक ही दायरे में लड़ाया जाए, उनके साथ जातिगत भेदभाव नहीं किया जाए, उनको गरीब समझ के आरक्षण दिया जाए। तो सब एक साथ जब कंपटीशन में जाएंगे तभी देश का विकास होगा। क्योंकि नौकरी किसी की भी लगेगी, यदि वो 49% आरक्षण हो तो उसमें किसी की भी नौकरी लगेगी गरीब की। और जब तक विकास नहीं हो सकता देश का, जब तक देश के जो गरीब व्यक्ति है वो अमीर होने के बाद अपना आरक्षण नहीं छोड़े। जैसे कि पहले सरकारों ने कहा कि जो अमीर है, जो सक्षम है, वो गैस सब्सिडी छोड़ दे, अपने लोगों ने छोड़ी ना सब्सिडी। तो वैसे ही इस देश में जितने भी अमीर ST/SC के हैं वो आरक्षण छोड़ दे। तो उनके आरक्षण छोड़ने से जो गरीब वर्ग का, वंचित वर्ग का, दलित हो, भले सामान्य हो, पिछड़ा हो, उसको उसका लाभ मिले और वो भी अमीर हो जाए तब वो भी छोड़ दे, वो भी उससे बाहर जाए और नए व्यक्ति को आने दे। तो एक धीरे धीरे जो प्रक्रिया चलेगी, जो 70 सालों में ये आरक्षण देके जो व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाए, वो आने वाले 70 सालों में जरूर व्यवस्था स्थापित हो जाएगी कि जितनी भी नौकरियां लगेगी तो धीरे धीरे लोग सक्षम होते जाएंगे, आरक्षण के दायरे से बाहर होते जाएंगे। तो जो सक्षम नहीं है उनको मौका मिलेगा। तो हमारी जो लड़ाई है, आप यहाँ से जाओ तो अपने लोगों को समझाने की कोशिश करो कि हमारी लड़ाई आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई जो उनकी व्यवस्था है उसके खिलाफ है। कि आपने जिन अमीरों को आरक्षण दे रखा है, SP कलेक्टर के बेटे को आरक्षण दे रखा है, एक विधायक के बेटे को आरक्षण है, एक मंत्री के बेटे को आरक्षण है, तो हमें उससे एलर्जी, हमें उन लोगों से एलर्जी नहीं जो गरीब है और जिनको वास्तविक जरूरत है। जैसे एट्रोसिटी एक्ट की बात करते हैं हम, क्या आप लोगों को समझाते हो? अपन बहुत सारी जगह, मैं भी जाता हूँ गाँव में, रैलियों में जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ, तो लोग बोलते हैं एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ है। हम तो सामान्य पिछड़ा एक्ट की भी मांग कर रहे हैं कि जैसे ST/SC एक्ट बना वैसे ही सामान्य पिछड़ा एक्ट भी बने, ताकि यदि हमारे लोगों के साथ भी अन्याय हो तो उनको भी न्याय मिल सके। वो भी यदि FIR कराने जाए तो जो सामने वाला किसी भी समाज का हो, ST/SC वर्ग के लोग ऐसा करते हैं। आपके इस एरिया में ST/SC एक्ट में मुकदमा होते हैं कि नहीं होते? तो आप यदि कोई ST/SC का व्यक्ति किसी सामान्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को मारता भी है, गाली भी देता है, और फिर अपन जब FIR कराने जाते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है? जब अपन FIR कराने जाते हैं तो छोटी मोटी जो मारपीट या गाली गलौज की धारा होती है उसमें FIR दर्ज हो जाती है, और उसको जो सामने वाले को बुलाते हैं, जब वहाँ पुलिस घंटे 2 घंटे बाद बुलाती है, तो वो जब वहाँ पहुंचता है उसके बाद क्या होता है? वो आता है और बोलता है इसने मेरे को गाली दी, जाति सूचक शब्दों से, मुझे अनशन बोला, मुझे मारपीट करी, मुझे दलित समझ के, जो भी समझ के मुझे गाली गलौज करी, तो उसको तो हाथों हाथ आपने जो FIR करी उसमें तो उसको वहीं से जमानत मिल गई, और आपके खिलाफ जब उसने 2 घंटे बाद झूठी FIR करी और आपको जेल भेज दिया। तो आज की स्थिति में ऐसी स्थिति है कि यदि किसी ने अपने को गाली भी दी तो अपन FIR कराने नहीं जा सकते। तो आज जो एट्रोसिटी एक्ट है उसी की तर्ज पे हम सामान्य पिछड़ा एक्ट की मांग कर रहे हैं, ताकि हमारे भी हक अधिकारों की रक्षा हो सके, हमारे लिए भी कोई लड़ने वाला हो, ताकि हम जाए तो हमें भी एक एक्ट मिले, सामान्य OBC एक्ट। हम पे कोई मारपीट करता है, अत्याचार करता है तो उसके खिलाफ भी ST/SC एक्ट में मुकदमा होता है, इसे सामान्य OBC एक्ट में मुकदमा होना चाहिए, ताकि हम भी FIR कराने लायक हो। आज का समय इतना बुरा है कि यदि कोई ST/SC का व्यक्ति FIR कराता है तो छोटी सी छोटी धारा में उसको 70,000 रुपए मिलते हैं, 354 छेड़छाड़ का मुकदमा है तो 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, वही बलात्कार है तो 8.5 लाख रुपए मिलते हैं। आप FIR कराओ या मत कराओ, उसने करी है तो उसको मिलेगा, भले वो झूठी हो,
कोई जांच का प्रावधान नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा बने, यदि वो दोषी हो तो। यदि मैं किसी को घोड़ी से उतारता हूँ, उससे के साथ मारपीट करता हूँ, उसको जातिगत शब्दों से गाली देता हूँ, तो मेरे पे मुकदमा बनना चाहिए। पर यदि ये सब मैंने चीजें करी ही नहीं है, मैं घर बैठा हूँ और मेरे पे मुकदमा बन रहा है, तो उसकी जांच तो होनी चाहिए ना। तो ये हमारी मांग है। जब तक हम अपने लोगों को विस्तृत रूप में नहीं समझा पाएंगे कि हमारी मांगे क्या है, हमारी लड़ाई क्या है, तब तक इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। एक उच्च जो ST SC है, इनमें भी उच्च और निम्न दोनों होते हैं, क्योंकि एक गरीब है और एक अमीर है। तो जो अमीर वर्ग है, जो अधिकारी वर्ग है, वो नीचे के लोगों को भड़काता है, क्योंकि उसको डर है कि ये जो मांग कर रहे हैं उससे उसका आरक्षण जाएगा, उस गरीब का नहीं जाएगा। तो उन लोगों को आप लोगों के खिलाफ कर रहे हैं, आप लोगों के खिलाफ भड़का रहे हैं। तो आप और हमारी जवाबदारी, हम घर घर तक जाके ये बात बताएं कि आपके ऊपर अत्याचार होगा तो FIR होगी, पर हम ये चाहते हैं कि उसमें जांच हो। यदि हमने कोई अत्याचार किया ही नहीं तो हम जेल क्यों जाए। ऐसे ही हमने वो सामान्य OBC की बात बताई कि सामान्य OBC की एक्ट की भी हम मांग कर रहे हैं। उसके अलावा स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर हम फसलों के भाव मांग रहे हैं कि जो 4 लोग घर में रहते हैं उसकी भी तनख्वाह जोड़ी जाए। 6,000 रुपए, 200 रुपए मजदूरी उसकी भी जोड़ी जाए। जो घर का आदमी मजदूरी करता है, खेती में उसकी मजदूरी जोड़ते हैं अपन। यदि उसका मूल्यांकन करते हैं कि इस खेती में हमको कितना खर्चा आया, कि हमने हंकाई में कितने पैसे दिए, उसके साथ हमने दवाई छिटाई तो कितने पैसे दिए, खाद के पैसे, वो तो सब लिखते हैं। पर जो अपन मजदूरी करते हैं उसका पैसा नहीं लिखते। अपने जो घर के लोग उसमें सहयोग करते हैं उसका पैसा नहीं लिखते। तो उन सबको जो स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर उनने सारा सर्वे करा था, उसमें 1+4 भी जोड़ा था। मतलब एक व्यक्ति के साथ 4 आदमी और रहते हैं घर में, उनकी भी तनख्वाह जोड़ के फसलों के भाव के आधार पर, मतलब मूल्यों को जो मूल्यांकन किया था कि इस आधार पे फसलों के भाव होने चाहिए कि गेहूं की फसल में इतने मजदूर लगते हैं और उसके अलावा ये 4 लोग रहते हैं। ये भी तो 1+4 वाली जो प्रणाली है, उसकी जो स्वामीनाथन कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश करी, उसके आधार पे फसलों के भाव तय हो। आज अपन भले एक समाज के लोग खड़े हैं, इनके साथ थोड़े बहुत ही होंगे दूसरे समाज के भी व्यक्ति, क्योंकि अपन सर्व समाज की बात कर रहे हैं। पर सर्व समाज का लोग अपने साथ कितनी ताकत के साथ लगा नहीं है, क्योंकि अपने जो मुद्दे हैं उनके तक पहुंचे नहीं। जहां पहुंच गए वहां बहुत ताकत के साथ है, जहां नहीं पहुंच पाए वहां अपन कमजोर हैं। तो यदि अपन उनके पास अपनी बात पहुंचाएंगे नहीं, उनको अपनी बात बताएंगे नहीं, तो उनको समझ में कैसे आएगा। किसान आप जितने भी हैं सभी, मैं भी खुद किसान का बेटा हूं, मेरे भी घर पे खेती है, आप लोगों के भी घर पे खेती है। किसी के पास 5 बीघा होगी, 10 बीघा होगी, किसी के पास 200 बीघा होगी। तो किसान 1 बीघा खेती वाला भी होता है और 200 बीघा वाला भी होता है। आप हम सब किसान हैं। तो आप और हम सब जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, वास्तविक रूप में हमें पता है कि फसलों के भाव जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे। खाद बीजों के जो रेट है वो जमीन से आसमान छू रहे हैं। खाद पहले क्या भाव मिलता था, आज क्या मिल रहा है। आज दवाई पे अपन GST देते हैं कि नहीं देते। आज अपन ट्रैक्टर खरीदते हैं या कोई उसका साधन खरीदते हैं, GST देते हैं। तो ये तो अंग्रेजों से भी बुरा हाल है अपना, कि अंग्रेज भी कर वसूलते थे और ये सरकारें भी कर वसूल रही है। आज जो देश कृषि प्रधान देश है, उसमें भी यदि मन माफिक तरीके से कर वसूला जाएगा तो हम कब तक कर देंगे। कब तो ये GST क्या है, कर ही तो है एक तरह का। तो यदि उनको GST वसूलना है तो किन लोगों से, किसानों को छोड़ के कितने ही बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनकी कमाई करोड़ों अरबों रुपए में है। यदि वो 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी खरीदता है तो उसको GST का दायरा कम है, उसका कम GST देना पड़ता है। और एक ट्रैक्टर खरीदते हैं तो ज्यादा GST देना पड़ता है। तो ये भेदभाव आप और हम सबके बीच में हो रहा है। आज शहरी और ग्रामीण के बीच में भी भेदभाव कर रखा है। आप जो प्रधानमंत्री आवास में मकान मिल रहे हैं, आप में कोई, आपके साथ वाले में बहुत सारे सरपंच भी होंगे और बहुत सारे मंत्री भी होंगे। उनसे पूछना कि ग्रामीण क्षेत्र में 1,37,000 40,000 रुपए प्रधानमंत्री आवास में आते हैं और वही पैसा 2.5 लाख रुपए शहरी क्षेत्र में आता है। तो शहरी क्षेत्र में मकान सस्ता बन जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में महंगा बनेगा। क्या होगा इसमें कि ग्रामीण क्षेत्र में सस्ता बनेगा और शहरी क्षेत्र में महंगा बनेगा। सब जगह सीमेंट, रेत, सारी चीजों के भाव एक जैसे हैं, बल्कि शहर में और सस्ता मिल जाता है सामान, क्योंकि वहां से यहाँ तक लाने का भाड़ा भी लगता है। आज सीतामऊ में मकान बनाएगा कोई तो उसको यहाँ सस्ता पड़ेगा सामान, पर यहीं से उठा के भाड़ा देना उसको महंगा पड़ रहा है। उसके बावजूद भी भेदभाव कितना है, शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए गरीब, उसी गरीब को, और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के गरीब को 1,40,000 या 1.5 लाख रुपए तक भी अपन माने पूरा तो भी 1 लाख का फर्क है। तो शहरी ग्रामीण में भेदभाव कौन कर रहा है, सरकारें कर रही है। सरकार को यदि नीति बनानी थी तो ऐसी बनानी थी कि कहीं का भी गरीब हो, यदि प्रधानमंत्री आवास में उसको आवास मिलता है तो सबकी जो राशि मिलेगी वो 2.5 लाख की मिलेगी। आज यहाँ आपके सीतामऊ में भी टीन सेट होगा, एक RTI लगाना आप सब
अधिकतर लोग पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तो एक आरटीआई लगाना कि जो विधायक निधि से यात्री प्रतीक्षालय बनते हैं, इनका आरटीआई लगाना कि कितने में बनाए। आप उसकी कीमत जब आपको सामने आएगी तो आप खुद सोचोगे कि जब एक 10 बाय 5 का यात्री प्रतीक्षालय 2.5-3 लाख में या 1-1.5 लाख रुपए में नहीं बन पाता, आरटीआई लगाओगे तो आपको उसकी ओरिजिनल कीमत आएगी। तो एक गरीब अपना 1.5 लाख रुपए में मकान कैसे बनाएगा गांव में? तो आप और हमारी लड़ाई करप्शन के खिलाफ भी होनी चाहिए, क्योंकि वो पैसा इनके बाप का नहीं, वो पैसा आप हम जो जीएसटी के माध्यम से दे रहे हैं, जो टैक्स के माध्यम से दे रहे हैं, उसी पैसे से सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह भी मिलती है। विधायक भी जो तनख्वाह लेते हैं वो हमारे टैक्स के पैसे से ही लेते हैं। आप और हम उसमें बराबर के भागीदार है। ये सब इनको आपने अपॉइंट कर रखा है। आप किसी को जिता के भेजते हो, वोट देके भेजते हो, तो उसको तनख्वाह भी मिलती है। ऐसा नहीं उसको तनख्वाह नहीं मिल रही है, विधायक बराबर तनख्वाह ले रहा है, उसको मोबाइल का भत्ता भी मिलता है, उसको घर का भत्ता भी मिलता है, उसको गाड़ी भी मिलती है, गाड़ी का ड्राइवर भी मिलता है, उसका पीए भी मिलता है, उसका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता अलग से। उसके बाद भी जो अपन ये चीजें देख रहे हैं, पर अपने जो गरीब भाई है, जो गरीबों के लिए बात करती है सरकारें, उनके लिए काम नहीं हो रहा। 1.5 लाख 2.5 लाख का ये एक मामला है, ऐसे कई मामले हैं जिनको आप और हम अनदेखा कर रहे हैं। और यदि हम नहीं लड़ेंगे तो आज नहीं, आने वाला समय हमारे लिए और दुखदायी होगा, क्योंकि आज हम सब एकत्रित हैं, इस संख्या बल के साथ हम सरकारों को डरा सकते हैं, क्योंकि आज सरकार सिर्फ इस अंगूठे से डरती है। आप बंदूक निकाल के चले जाओ, तलवार निकाल के चले जाओ, कुछ नहीं होगा। आप एक विधायक को तलवार या बंदूक से नहीं डरा सकते, पर आपके वोटों की जो ताकत है उससे वो डरेगा भी सही, झुकेगा भी सही, और आप जिस लाइन पे उसको चलाना चाहते हो उस लाइन पे आपके साथ चलेगा भी सही। यदि आप एक साथ हर गांव में यदि कोई आए तो उससे सवाल पूछोगे ना कि 2.5 लाख 1.5 लाख का क्या मामला है भाई, तो मैं बोल रहा हूं आपको, यदि आपने बहिष्कार कर दिया कि हम तेरे को वोट नहीं करेंगे, तो वो अगले दिन ही जाके विधानसभा में ये मुद्दा उठाएगा कि कम से कम ये बराबर करो पहले। तो आज आपकी हमारी जो आम बातें हैं उसको कोई विधायक विधानसभा में नहीं उठाता है, जबकि विधानसभा में जाता है इसलिए आदमी कि वहां की लोकल क्षेत्र की जो व्यवस्था है उसको देखे और उसमें कमी है तो विधानसभा में जाके उठाए और अपने लोगों का फायदा करवाए। आज आप हम सब जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अन्याय के खिलाफ है, और हमारे पूर्वजों ने हमेशा से अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तो आप और हमारा भी ये जवाबदारी बनती है कि हम गांव गांव तक कम से कम ये बात तो पहुंचा सके कि हमारी लड़ाई क्या है। ये 21 सूत्री मांगे आप हम नहीं समझा सकते लोगों को। एक गांव का व्यक्ति यहाँ आया है और वो पूरे गांव में बैठ के बैठक करेगा और वो 21 सूत्री मांगे बताएगा, समझाएगा, तो क्या लोगों को समझ में नहीं आएगी कि हमारी लड़ाई क्या है? आज आपको गलत मैसेज आएंगे, आने वाले जो 8 जनवरी और आने वाली है तभी आएंगे कि अरे वहां तो मोदी जी आ रहे हैं, वहां तो ये आ रहे हैं, कार्यक्रम कैंसिल हो जाएगा। कार्यक्रम कैसे कैंसिल हो जाएगा? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये लोकतांत्रिक देश है, और हमें हमारा अधिकार रखने का पूरा हक है। और हम जम्बूरी मैदान में अपना हक मांगने जा रहे हैं, अपना अधिकार मांगने जा रहे हैं, न कि भीख मांगने जा रहे हैं। तो हमें वहां आने से जाने से कोई नहीं रोकेगा। उनका कार्यक्रम इंदौर में है, पर जो कुछ लोग हैं जिनको इस आंदोलन से नफरत है, जिन्हें हमसे नफरत है, वो ये लोगों को मैसेज कर रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं तो कार्यक्रम कैसे हो? वो इंदौर आ रहे हैं, हम भोपाल जा रहे हैं, दोनों में फर्क है। और वो आई इसलिए रहे कि यदि हमारी बात हम ताकत के साथ रखेंगे तो हो सकता है वो शिवराज जी उनको आए साथ में ले जाएगा, साहब इतने लोग आंदोलन कर रहे हैं, यही सब खत्म कर दो मामला। क्योंकि प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और मुख्यमंत्री जी सब वही रहेंगे, आसपास ही 200-250 किलोमीटर पे, और आप हम बहुत ताकत के साथ लड़ रहे हैं। तो आपको और हमको ईमानदारी से पूरी ताकत के साथ लड़ना है, और आपको और हमको ये प्रण लेना पड़ेगा कि हम पार्टी विचारधारा से ऊपर लड़ेंगे। आप यहां से पधारो तो अपने अपने गांव में और आसपास गांव में जहां जो नहीं पहुंच पा रहा है, अपन ये सोचेंगे कि राणा जी घूमेंगे, गिरुबना घूमेंगे, मैं घूम रहा हूं। आप लोगों की भी जवाबदारी है, लड़ाई हम सबकी एक ही है। आप और हम सब यदि अपनी अपनी जवाबदारी को नहीं समझेंगे तो अपन लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे। एक तहसील में 150-200 गांव है, मैं 200 गांव में कैसे जाऊंगा अकेला? यदि आप सब भी मेरी मदद करेंगे कि 10 गांव में कोई चला गया, 10 गांव में कोई चला गया, इस गांव का व्यक्ति उस गांव में चला गया, उस गांव का आगे वाले में चला गया, और यदि आप बैठ के लोगे, समझाओगे लोगों को, तो लड़ाई भी समझ में आएगी और मुद्दे भी समझ में आएंगे, और आपको जन समर्थन भी पूरा मिलेगा। और 8 जनवरी भोपाल तो 2-5 जिले वाले ही भर देंगे उस 700 एकड़ को, पर हमें इसलिए जाना है कि वहां जाके हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके कि नहीं, हम आए थे अन्याय के खिलाफ लड़ने, भले उस ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाए, पूरा ग्राउंड भरा जाएगा तो भोपाल में खड़े रहेंगे।
यदि आपसे मीडिया वाले पूछे आके कि काहे के लिए आ रहा, बोलोगे कि उनका फोन आ गया था तो आए, तो ये मैसेज गलत जाए। इसलिए हम जन जागरण यात्रा चला रहे हैं, स्वाभिमान यात्रा चला रहे हैं कि कम से कम आपको जो आपके 21 सूत्री मांगे हैं वो पता हो कि हम लड़ाई हमारी है क्या। किसी व्यक्ति के कहने पे नहीं जाना है, अपने मुद्दों को लेके, अपनी मांगों को लेके जाना है। तो आप सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहले जन जागरण यात्रा गांव गांव तक पहुंचाए, गांव गांव तक आप लोग जाए। यदि कोई नहीं जा सकता है तो फोन लगा के पूछने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है पूरी तरीके से काम करने के लिए। 8 जनवरी के लिए आप कोई से भी गांव में जाके कहीं भी बैठक ले सकते हैं, उसके लिए आप अपने मुद्दे समझा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, पूछने की आवश्यकता नहीं। आप में से कोई पद यात्राएं करना चाहता है गांव गांव में, 10 गांव की करना चाहता है, 20 गांव की करना चाहता है, तो अपना रूट बनाए, उन गांव के नंबर एकत्रित करे और वहां खबर करे कि मैं इस तारीख को इस गांव में आऊंगा, इतने बजे आऊंगा। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी को व्यवस्था दे सकते हो, राणा जी को बोल सकते हो फोन लगा के कि मैं इन 10 गाँव में घूम रहा हूँ, तो इसके नंबर हो तो आप मेरे को दे दो, मैं पद यात्राएं करूंगा। इनके पास नंबर होंगे दे देंगे। जो हमारे और भी भाई जो जवाबदार हैं यहाँ, जो अपनी जवाबदारी से काम कर रहे, जिनके पास नंबर होगा वो देगा। और 10 गांव की यात्रा भी आप कर सकते हो, जा सकते हो। गांव में पद यात्रा नहीं कर सकते, बाइक यात्रा कर सकते हो, कार से जा सकते हो, पर जैसे भी आप पहुंच सको इस माध्यम से पहुंचना और अपने लोगों को समझाना कि जो हमारी लड़ाई है वो भाजपा कांग्रेस से ऊपर उठ के है। हम किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं लड़ रहे, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और जो पीड़ा हमारे पूर्वजों ने उठाया था 36 कौम की रक्षा का, वही 36 कौम की रक्षा हमें न तो किसी के अधिकार छीनने हैं, न हमारे अधिकारों को छीनने देना है। हमें दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हुए अपने अधिकारों को भी सुरक्षित करना है। इसी के साथ जय माता दी, जय मां करनी।